देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर छात्रों के बड़े आंदोलन, उसके बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफा और फिर मॉनसून सत्र से रफू चक्कर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से आखिर देश के अंदर क्या हो जाएगा, ये सवाल पूछने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दोस्तों बताएंगे बीजेपी सरकार के लिए पिछले 12 साल से माहौल बना रहे एक व्यक्ति ने अचानक से बड़ी पलटी मारी है दोस्तों, जिसके बाद पत्रकार ने कहा कि पलटी तो मारी लेकिन करना मत भरोसा। बताएंगे डिटेल में क्या है अपडेट। और छात्रों के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी एक और राज्य के अंदर करने जा रही है छात्रों की गूंज कार्यक्रम। दोस्तों बताएंगे क्यों पार्टी ने एक और कार्यक्रम बढ़ाने का फैसला लिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के लाल किले वाले बयान को लेकर दी है प्रतिक्रिया। दोस्तों इसी के साथ में थालापति विजय को लेकर बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष एक ऐसी विवादित टिप्पणी की कर गई दोस्तों, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुट होकर थालापति विजय का समर्थन करते हुए बीजेपी को सेंटर राइट लेफ्ट हर तरीके से जमकर धोया है दोस्तों, जमकर निशाना साधा गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है, पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की धीरे धीरे करके हवा का रुख पूरे देश में बदलने के साफ रुझान आने शुरू हो चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर छात्रों के आंदोलन के बाद बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कई सारे लोग बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं जाएगी। ये सबको पता था कि शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, लेकिन पेपर लीक का जो मामला था वो देश में चर्चा का विषय बनना चाहिए। इस मामले को लेकर सरकार की संजीदगी होनी चाहिए, इस तरीके का एक मैसेज गया था दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से पूरा का पूरा छात्रों का आंदोलन हर जमीनी स्तर पर पहुंच गया दोस्तों, और हर जगह पर छात्र स्कूल की बिल्डिंग को लेकर डीएम से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। डीएम को धमकियां दी जा रही है कि जल्द से जल्द हमारा नया स्कूल बनाया जाए, पुराना स्कूल खत्म हो रहा है। तो हर क्लास को लेकर शिकायतें की गई है और इसी तरीके से अलग अलग बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के पास अचानक से पहुंच रहे हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और दबाव बना रहे हैं दोस्तों। अलग अलग तरीके की मांग की जा रही है, कहीं पर टीचरों की कमी का मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों देश भर के अंदर लगातार युवाओं के आंदोलन के कारण बड़े बड़े लोगों की हालत खराब है दोस्तों। यानी बाबा रामदेव जो आंख नाक कान बंद सब करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे दोस्तों, उस बाबा रामदेव के मुंह से बीते दिन ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद हो सकता है कि बाबा रामदेव की आंखें खुल गई हो दोस्तों। बाबा रामदेव कहते हैं कि देश के अंदर चारों तरफ हंगामा बरपा हुआ है और बच्चे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% घोटाला होता है। ये बाबा रामदेव का सीधा सीधा बीते दिन बयान आता है दोस्तों। और इसके बाद वो आगे कहते हैं कि सुधर जाओ, यानी ये भाजपा वाले अमित शाह और मोदी के लिए ये साफ तौर पर संकेत है दोस्तों। बाबा रामदेव कहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो सकता है। देश में घपले भी बहुत हो रहे हैं, यानी घोटाले घपले हो रहे हैं। तो ऐसे में बाबा रामदेव अचानक से इस मोड में क्यों नजर आ रहे हैं, अचानक से आलोचना क्यों करने लगे हैं दोस्तों, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अचानक से ये बाबा रामदेव कैसे पलट सकते हैं। क्या इनको पता चल चुका है कि देश के अंदर कौन सी हवा बदल रही है और हवा का रुख क्या है? क्या उस हिसाब से बाबा रामदेव अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि ये बात कुछ हद तक तो सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि बाबा रामदेव अब तक आरएसएस और बीजेपी के द्वारा दिए गए बयान के इर्द गिर्द ही वो अपनी टिप्पणी करते थे दोस्तों, लेकिन अब जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा रामदेव की सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा हो सकते हैं, देश में घपला भी बहुत है, तो बाबा रामदेव साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी जारी कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव के इस टिप्पणी को लेकर अब अलग अलग तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। इस पर अजीत अंजुम कहते हैं कि रामदेव ने जुबान को खोली है, लेकिन इनसे कोई उम्मीद मत रखना, यानी बाबा रामदेव से ये उम्मीद मत रखना कि ये बीजेपी सरकार की आलोचना करेंगे, ये बाद में पलटी भी मार सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बाबा रामदेव अंततोगत्वा है तो एक बिजनेसमैन, और जब एक बिजनेसमैन कोई डील करता है तो वो अपना फायदा देखता है, इसीलिए बाबा रामदेव खुलकर नहीं बोल रहे थे दोस्तों। लेकिन बाबा रामदेव पर भरोसा कर पाना काफी मुश्किल काम है। अगर आप भी मानते हैं कि अजीत अंजुम एकदम सही बोल रहे हैं, जब तक बाबा रामदेव जमकर बीजेपी को नहीं घेरते दोस्तों और देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर रामलीला मैदान पर नहीं करते भाजपा सरकार के खिलाफ, तब तक माना जाएगा कि निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है, सच्चाई बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, केवल टाइम के हिसाब से दर से दर पलटी मार रहे अपने फायदे के लिए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं बयान तो काफी सख्त दिया है बाबा रामदेव ने, लेकिन सवाल घूम फिरकर यही है कि ये क्या वाकई हकीकत है या फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम 4 अलग अलग क्षेत्रों में करने का फैसला लिया था दोस्तों। सबसे पहले कोटा के अंदर राहुल गांधी नजर आए थे, फिर उत्तराखंड के देहरादून में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया था। और अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि ये अपडेट कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। यानी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शुरू में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मद्देनजर बनाया गया था दोस्तों, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन को जोरदार तरीके का समर्थन हर इलाके में मिल रहा है, तो अब इस मामले को और आगे ले जाया जाएगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि
कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना पुणे के अंदर एक नया कार्यक्रम करना, यानी पुणे में 22 अगस्त को राहुल गांधी की छात्रों के गूंज कार्यक्रम अचानक से करने का ऐलान करना, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के गूंज कार्यक्रम का असर देश भर के अंदर होते हुए देख रही है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि ज्यादा से ज्यादा सभाएं, रोड शो किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जाए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका पूरी तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी छात्रों के इस आंदोलन को एक नई हवा दे रही है दोस्तों। और ये हवा कहीं ना कहीं देश के अंदर तूफान बनते हुए और स्कूलों से लेकर हर जगह पर छात्र अपने अधिकारों की बातें करने लगे हैं दोस्तों। लोग खुलकर बोलने लगे हैं डंके की चोट पर। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अंदर चर्चित अंकिता भंडारी मामले को लेकर पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की है। शनिवार को इस घटना को 4 साल बीतने के बाद राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की दोस्तों। अंकिता भंडारी के परिवार से 2 दिन पहले मिले राहुल गांधी ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं अपनी बच्ची के खिलाफ, एक ऐसे अपराध के लिए जो ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं है। सिर्फ 19 साल की अंकिता वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और जहां पर एक वीआईपी मेहमान की शर्मनाक मांग का विरोध करने पर चिला नहर में डुबोकर जान ले ली गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिंसा और डुबोने के सबूत की पुष्टि हुई है। मगर रिजॉर्ट में अंकिता के रूम में किसी भी तरीके की जांच होने से पहले ही रूम को ध्वस्त कर दिया गया, जो काफी संदेहास्पद रहा। और इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि राज्य की खुद बीजेपी सरकार आज तक उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी आरएसएस का बहुत बड़ा नेता है। यही बीजेपी की विकृत मानसिकता और अपराधियों को बचाने की प्रवृत्ति को दिखाता है। उनका राजनीतिक संरक्षण करना, यहाँ तक कि दुराचार के अपराधियों को फूल मालाओं से स्वागत करना। दुनिया में सबसे घिनौना इंसान वो होते हैं जो लोग दुराचार की रक्षा करते हैं और बीजेपी में ऐसे लोगों की भरमार है। भारत अब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महिलाओं को पुरुषों के इस्तेमाल की गई वस्तु समझने वाली यह अमानवीय सोच मानसिकता को खत्म किया जाएगा। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब भारत की महिला आगे बढ़ेगी, समान सुरक्षा और समानता और न्याय की बातें होगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं, अंकिता भंडारी वाले मामले को जोर शोर से देश में उठाना चाहिए, ये काफी गंभीर मामला है, तो लिखिएगा जरूर। साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी के नेता को लग रहा था कि वो कुछ भी बोल जाएंगे और उनको स्वीकार कर लिया जाएगा। थालापति विजय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं दोस्तों, नयनार नागेंद्रन, उन्होंने विवादित बयान देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय थालापति का पारा चढ़ा दिया है। दोस्तों तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने टीवी के यानी थालापति विजय के द्वारा विधानसभा में बार बार पिताजी कहाँ है ये शब्द इस्तेमाल करना, पिताजी कहाँ है के नारे के जवाब में देते हुए वो कहते हैं कि अगर आप विधानसभा में बार बार ये पूछोगे कि पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, तो हमें ये कैसे पता होगा। आपको घर जाना चाहिए और अपनी माँ से पूछना चाहिए कि पिताजी कहाँ है। अपने पिता को विधानसभा में ढूंढने का मतलब नहीं है, किसी को क्या पता। कुल मिलाकर बीजेपी का नेता विवादित बयान देते हुए इनकी माँ और पिताजी को औची राजनीति के अंदर घसीटने की कोशिश करता है। दोस्तों इस मामले को लेकर पूरे तमिलनाडु के अंदर लगभग सबने थालापति विजय की आलोचना और उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी की आलोचना की है। दोस्तों बीजेपी के नेता के खिलाफ जोरदार तरीके का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय ने जब से राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाई है दोस्तों, कई लोगों को थालापति विजय बर्दाश्त नहीं हो रहे, जैसे तैसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तैसे थालापति विजय को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन विजय ने इस मामले को लेकर कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि उनके समर्थकों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है दोस्तों, और बीजेपी के नेता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके बाद बीजेपी के नेता जो रोते हुए दिखाई देंगे, तो फिर समझना चाहिए कि थालापति विजय को लेकर या किसी भी मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आगे चलते हैं। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर अब सवाल खड़ा हो गया है दोस्तों। यानी लाल किले के प्राचीर से दिए गए बयान में नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों। विपक्ष ने इस शब्द को पकड़ लिया और बीजेपी को जमकर घेरा। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि सुप्रिया शिनेट कहती है कि मोदी जी आप देश के युवाओं को दिमागी नक्सल बता रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहे थे। 75 मिनट के उबाऊ भाषण में एक हारा हुआ, थका हुआ आदमी नजर आया जिसको जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। पंडित नेहरू को महापुरुष बुलाना अच्छा था, बाकी सब बिग बोर था पूरा भाषण। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रिया शिनेट जो बोल रही है एकदम सही बोल रही है दोस्तों, सुप्रिया शिनेट ने बीजेपी पर निशाना साधा, नरेंद्र मोदी से दिमागी नक्सल वाला जो शब्द है उस पर सवाल पूछे। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जब देश में और बड़े आंदोलन होंगे दोस्तों, खासकर आम जनता जिन मामलों से ज्यादा प्रभावित है, तो फिर बीजेपी के लोग इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जनता को फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि बार बार ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जाए। लेकिन अब ये जिन शब्दों का इस्तेमाल फिर से नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से कर रहे हैं दिमागी नक्सल का, तो उस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं।
बताया चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तब दोस्तों, जहां पर मोदी के एक और शब्द को लेकर जोरदार तरीके का विरोध हुआ है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि मोदी जी देश के शूरवीर युद्ध में शहीद होते हैं, मरते नहीं है। यानी भारत के सैनिकों के जान जाने को लेकर शहीद शब्द का इस्तेमाल करने की जगह नरेंद्र मोदी मरने शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मरते हैं इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि देश के शूरवीर योद्धा को शहीद होते बोलने की जगह मरते शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये बात वही समझ सकता है जो बलिदान और शहादत को जानता है। आपका इसे कोई वास्तविकता लेना देना नहीं है। आपने तो बनिया सैनिक से ज्यादा साहसी होता है जैसी ओछी बातें कही है। शर्म कीजिए, शहादत का सम्मान करना सीखिए। यानी भारतीय सेना के लोगों की जान जाने को शहीद कर होना बोला जाता है, ना कि नरेंद्र मोदी की तरह देश के सैनिक भी मारे जाते हैं या मरते हैं। तो इस तरीके के ये जो गलत शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी बीते दिन जब लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे दोस्तों, तो उस भाषण से ज्यादा कुछ निकल कर आ नहीं रहा था, एकदम नॉर्मल भाषण लग रहा था। इसमें कई तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। लोगों ने कई जगह पर इस भाषण को 10 में से केवल 2 नंबर 2.5 नंबर दिया। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आती है। दोस्तों कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा स्कूल ठीक करो नाम की मुहिम चलाई जा रही है और अलग अलग इलाकों से अपडेट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कहां पर स्कूल की व्यवस्था एकदम टालमटोल हो चुकी है, एकदम खराब हो चुकी है दोस्तों, डामाडोल हो चुकी है। और ये जानकारी सीजेपी तक पहुंचाया जा रहा है। सीजेपी वाले इस मामले को लेकर और जोर शोर से वीडियो को पहुंचा रहे हैं उन अधिकारियों के पास जिनकी जिम्मेदारी है स्कूल के अंदर मरम्मत करवाना और हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। तो कहने का मतलब देश के अंदर दोस्तों अब ये मूवमेंट धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और बच्चे अपने स्कूल की मांग कर रहे हैं, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन समर्थन भी मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद एकजुटता देखने को मिल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूरे देश में 15 अगस्त बीते दिन मनाया गया दोस्तों। हर घर में, सड़क पर और भवनों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में यानी कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। दोस्तों इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने समारोह का हिस्सा बनने का फैसला लिया। दोस्तों ऐसे में बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे पर आरोप लगाया कि इन्होंने वंदे मातरम को सही से नहीं गाया, बीच में ही इंटरप्ट करने की कोशिश की गई। ऐसे में दोस्तों वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के सेवा दल का एक गीत है और ये आज से नहीं है, 1937 से ही है। और यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आकर इस गाने को गाया था, गीत को गाया था कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में। तो कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम के सम्मान पर ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि हम लोग समझ चुके हैं कि क्या असली गेम है और खुद बीजेपी और आरएसएस वालों पर झंडे को लेकर अपमानित करने के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग उल्टा विपक्ष के ऊपर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम पसंद नहीं है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में शुरू से ही वंदे मातरम चलता आ रहा है। वंदे मातरम एक छोटा सा पैराग्राफ बोला जाता है, उसको सुन लिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रीय गान शुरू कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये पहले से तय होता है। लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरीके से वंदे मातरम की सारी पंक्तियां जोड़ रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि 2-2, 2.5-2, 3-3 मिनट तक वंदे मातरम गाते रहो, तो इन सारी बातों को लेकर विवाद देश के अंदर उपज रहा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अमित शाह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक और पोस्ट किया गया। दोस्तों इसमें सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा है और अमित शाह की तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में दिख रही है। 20 जुलाई के पुलिस ब्रुचैलिटी को लेकर यानी पुलिस बर्बरता को लेकर कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा पिटीशन भी साइन करवा रही है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों से ज्यादा समर्थन करने के लिए बोला जा रहा है, यानी गृह मंत्री के इस्तीफे का पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। ऐसे में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची के अंदर जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती पेपर लीक में कथित धांधली को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन रांची के अंदर लगातार जारी है। दोस्तों ऐसे में छात्र जेएसएससी और सीजीएल के साथ साथ जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ छात्रों की डिमांड है कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से किया जाए। शनिवार देर शाम पत्रकार वार्ता के दौरान छात्रों ने साफ तौर पर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे को लेकर आगे बढ़ेंगे। और छात्रों ने कहा कि पहली बार मंच से हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर झारखंड के अंदर आंदोलन खड़ा किया गया। इनका अंतिम गोल है, अंतिम लक्ष्य है कि जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन वहां सफलता नहीं मिली है। तो यहाँ पर झारखंड के अंदर प्रायोजित तरीके से चल रहा है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। तो अभी संख्या बल को लेकर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कर्नाटका के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पंजीकरण को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के संगठन के महासचिव बीएल संतोष से बयान दिलवाया है। दोस्तों, बेंगलुरु में आयोजित हिंदू जागरण वेदिके के अखंड भारत संकल्प का दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीएल संतोष ने कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें आरएसएस का पंजीकरण कराने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा, दो टूक शब्दों में कहा कि आरएसएस को अपनी पहचान स्थापित करने या अपने अस्तित्व साबित करने के लिए किसी भी तरीके के औपचारिक पंजीकरण की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर इनको औपचारिक पंजीकरण की जरूरत नहीं है तो ये तो साफ तौर पर खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे भी नहीं। और जो बड़े बड़े मामले में ये हाथ आता है दोस्तों, खासकर जो राजनीतिक गतिविधियों वाला मामला सामने आता है, तो ऐसे में आरएसएस का बचाव बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीएल संतोष कर रहे हैं और बीएल संतोष के बचाव में आरएसएस के लोग खड़े हैं। तो ये एकदम सर्कुलर चलता है पूरा मामला। दोस्तों, इनके पास कोई दूसरा बड़ा तर्क है नहीं इस मामले को लेकर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर कूच बिहार के वरिष्ठ नेता बीजेपी के राज्यसभा के सांसद नंगे राय उर्फ अनंत महाराज की मुश्किलें बढ़ गई है। दोस्तों, कूच बिहार के कोतवाली थाने के अंदर विभिन्न प्रकार के धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचलें तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से नेताजी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के सामने आने के बाद अब नंगे राय लगातार सुर्खियों में है। दोस्तों, यानी अनंत महाराज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा और सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता को आगे बढ़ाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व राजनीतिक अखाड़ों में तब्दील हो गया। दोस्तों, कोलकाता के प्रतिष्ठित आशुतोष कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पहुंची तृणमूल कांग्रेस की युवा नेत्री और टीएमसी के अध्यक्ष उपासना चौधरी पर कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक से अंडे बरसाने शुरू कर दिए। दोस्तों, इसी सनसनीखेज मामले के बाद कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों के अंदर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ने इस पूरी घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का हाथ बताते हुए विपक्षी दलों से इस मामले पर एकजुट होने के लिए बोला है। दोस्तों, ऐसे में जहां भी छात्रों की एकजुटता दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं बवाल करने की कोशिश करते हैं। अब एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे संगठन हो, सबके सब मिलकर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के इर्द गिर्द लाने की कोशिश की जा रही है। बड़े स्तर पर इस तरीके के प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल के कृष्णानगर जिले के सर्किट हाउस में जबरन कमरा खाली करवाए जाने के मामले को लेकर घमासान देखने को मिला। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी के अलावा कई टीएमसी के नेताओं ने महिला सांसद के साथ हुई घटना को लेकर चिंता व्यक्त की। दोस्तों, इस बीच कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने भी टीएमसी के सांसद का समर्थन किया और महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से सर्किट हाउस से रात में 10 बजे हटाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से उनके सर्किट हाउस के बाहर भाजपा वालों की भारी भीड़ थी, दोस्तों इससे पता चल रहा था कि बड़ी अनहोनी हो सकती है। हालांकि मामले को जैसे तैसे शांत करवाया गया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भोपाल के विधायक आतिफ अकील के द्वारा आयोजित पैगामे मोहब्बत रैली निकाली गई, जिसमें जीतू पटवारी ने सहभागिता निभाई और भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। कार्यक्रम जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और प्रवक्ता प्रदेश के आनंद जाट जी के नेतृत्व में हुआ और सभी धर्मों के विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु आए थे। और 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त देश को आजादी दिलाने वाला दिन है दोस्तों, तो देश के अंदर अभी जो नफरत की भावना प्रकट हो रही है आपस में, इसे दूर किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग एक एक हाथ आगे बढ़ाए और एक दूसरे का समर्थन करे, एक दूसरे को आगे बढ़ाए, क्योंकि सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे तो इससे देश का विकास होगा। और आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बिहार की भ्रष्ट भाजपा सरकार ने 500 रुपए का डस्टबिन 15,490 रुपए का खरीदा है। 617 करोड़ रुपए के घोटाले की ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के दफ्तर से सामने आ रही है, यानी मंगल पांडे से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, बीजेपी जो भ्रष्टाचार करती है वो सात्विक प्रकृति का होता है क्या, ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि भ्रष्टाचारी और लाभार्थी के पास सामाजिक पूंजी इतनी अधिक नहीं है कि कोई कूड़ेदान खाने वाला नहीं बोलता। तस्वीर में मंगल पांडे के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। इससे पता चल रहा है दोस्तों कि बीजेपी का ना शिक्षा मंत्री ना स्वास्थ्य मंत्री कोई काम करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बिहार के अंदर ये मंत्री बनने गए थे, फिर को भी वापस लौटना पड़ा। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने तिरंगे का अपमान हमेशा किया, आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इन लोगों ने कितना ज्यादा विरोधाभास दिखाया है। यानी एक टाइम में ये लोग तिरंगा का विरोध करते थे, 3 साइन का इस्तेमाल करने से मना करते थे। यानी कांग्रेस पार्टी अधिवेशन के अंदर जो ये लोग तिरंगे को लेकर या फिर वंदे मातरम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता को लेकर सवाल खड़ा किया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश का जो भविष्य है वो देश के युवा तय करेंगे और बीजेपी वाले कई दिनों से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे दोस्तों, 2024 के चुनाव के बाद
भाजपा वालों को अब ये सारी बातें याद रहती है कि वो कैसे बुरी तरीके से हारे हैं अलग अलग सीटों पर बीजेपी के लोग। तो हर जगह पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे, लेकिन कार्यकर्ता इनके कितने एकजुट होंगे ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर तो दिलचस्प कुछ होने वाला है। और अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है दोस्तों, ज्यादा दिन बीजेपी वाले सरकार नहीं चला पाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर प्रशांत किशोर बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अब आगामी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पीके फिर से बिहार के यात्रा पर निकल गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही जनसुराज पार्टी बिहार में होने वाले आगामी चुनावों की तैयारी में लग गई है और कहा गया है कि एमएलसी चुनाव की भी तैयारी करेंगे, यानी एमएलसी के अंदर भी इन लोगों को हराएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। और अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है बदलाव का, जब बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव का नेताओं को निर्देश, चुनाव करीब आ गए हैं, अब कोई भी कुछ बोलेगा तो सोच समझकर बोलना, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान का बीजेपी वाले दुरुपयोग करेंगे, इसीलिए सबको सोच समझकर बोलने की जरूरत है। अखिलेश यादव की हिदायत काफी काम आएगी दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत।